डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा। आज हम बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत रूस की विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। रूस की विदेश नीति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। रूस के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। सात नवंबर 1917 को सोवियत संघ की स्थापना की। सन 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। 1922 में जोसेफ स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री हुए। उसके पश्चात 1956 में खुर्शचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री हुए। 1964 में ब्रेजनेव कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री हुए। 1985 में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री, जिन्होंने की ग्लासनोस्त, खुलापन और पेरोस्त्रोइका पुनर्निर्माण के सिद्धांत को लागू किया और जो कि आगे सोवियत संघ के विघटन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ। अंत में 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका सबसे बड़ा गणराज्य रूस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में अवतरित हुआ। रूसी विदेश नीति के निर्माता बोरिस येल्त्सिन को माना जाता है। रूस की विदेश नीति, जो कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, लेकिन हमें सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर कहा जाता है, और शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य जो तनाव की स्थिति थी, उसको हमने जाना। यूएसएसआर, जिसका पूरा नाम यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स है। सोवियत संघ कोई एक देश नहीं था, उसमें लगभग 15 गणराज्य थे, जिनसे मिलकर के सोवियत संघ बना था। सोवियत संघ का नेतृत्व लेनिन ने किया और वहाँ कम्युनिस्ट बोल्शेविक क्रांति लेनिन के नेतृत्व में हुई। स्टालिन ने सोवियत संघ का राष्ट्रीयकरण किया। उसके पश्चात खुर्शचेव ने स्टालिन के नीतियों में कुछ सुधार किया। ब्रेजनेव के समय अंतर्राष्ट्रीय परिवेश बदला और ब्रेजनेव ने संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध सुधारने की पहल की, क्योंकि सोवियत संघ और चीन के मध्य सीमा विवाद हो चुका था और यूएसए की भी ज़रूरत था कि सोवियत संघ से तनाव कम किया जाए। और 1980 के दशक में सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना प्रारंभ हो गई। सोवियत संघ विभिन्न समस्याओं से घिर गया और उसी समय गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री हुए, जिन्होंने
खुलापन और पुनर्निर्माण। खुलापन का संबंध जहाँ ओपननेस, पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, यानी लोकतंत्र में खुलापन और एक तरह से उदारवाद बाजार अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाए। अंत में 26 दिसंबर को 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के पश्चात सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य हुआ। ये ध्यान रखना अत्यंत जरूरी है कि सोवियत संघ की जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता थी वो रूस को प्राप्त हुई और 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूसी विदेश नीति के निर्माता बने। उसके पश्चात व्लादिमीर पुतिन, दिमित्री मेदवेदेव के नेतृत्व में रूस की विदेश नीति का संचालन हुआ। वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जिन्होंने जो रूस की सुपर पावर की छवि थी वो कमज़ोर हुई, उसे फिर रीजनल पावर, ग्रेट पावर की ओर, और ये तो कहा ही जा सकता है कि भले ही रूस सुपर पावर नहीं हो लेकिन रूस ग्रेट पावर माना जा सकता है और उसमें सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का माना जा सकता है। इन लगभग 30 वर्षों में रूस की विदेश नीति की निम्न विशेषताएं स्पष्ट होती हैं, उभर कर आती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, अमेरिका के साथ समान सहयोगी संबंध, यूरोपीय राष्ट्रों विशेषकर जर्मनी के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध, नाटो के साथ शांति के लिए साझापन, चीन और जापान के साथ विवादों को सुलझाने की नीति, भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की चेष्टा। ये रूस की विदेश नीति के कुछ लक्षण या विशेषताएं प्रकट होती हैं। रूस के अन्य देशों के साथ संबंध। रूस और राष्ट्रकुल। सोवियत संघ के गणराज्य कजाकिस्तान की राजधानी अलमाटा में सोवियत संघ से अलग हुए 12 में से 11 गणराज्यों के राष्ट्रपतियों ने 21 दिसंबर 1991 को एक समझौते पर हस्ताक्षर कर स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS की स्थापना की। इसमें जॉर्जिया ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी राष्ट्रकुल से जॉर्जिया देश बाहर रहा। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि राष्ट्रकुल में कौन सा देश नहीं था, जॉर्जिया। ये भी याद रहना चाहिए कि राष्ट्रकुल और राष्ट्र कॉमनवेल्थ CIS और कॉमनवेल्थ में डिफरेंस है। जहाँ
राष्ट्र कुल इन CIS सोवियत संघ से जो देश अलग हुए हैं उनका एक समूह है, तो वहीं कॉमनवेल्थ वो देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे उन्हें माना जाता है। इसलिए आप इसमें अंतर देखें कि राष्ट्रकुल और कॉमनवेल्थ में अंतर है। रूस और राष्ट्रकुल के जो देश हैं उन्होंने जिन समझौते पर हस्ताक्षर किए उनकी मुख्य बातें क्या हैं, इसे भी हमें जानना जरूरी है। 11 गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की। सभी 11 गणराज्य राष्ट्रकुल के सह संस्थापक सदस्य माने जाएंगे और उनके समान अधिकार होंगे। 11 गणराज्य स्वतंत्र सार्वभौमिक गणराज्य होंगे और उनकी वर्तमान सीमाओं को मान्यता प्राप्त होगी। 21 दिसंबर तक के लिए एक संयुक्त सैनिक कमान होगी, जिसके बाद एक स्थायी कमान का गठन किया जाएगा। परमाणु अस्त्रों पर सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का नियंत्रण होगा। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शीत युद्ध के दौर में, जहाँ सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में जो भयंकर तनाव की स्थिति थी, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस में लोकतंत्र, मुक्त बाजार और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया गया और बोरिस येल्त्सिन ने अमेरिका की यात्राएं की और विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रमुख रूप से 3 जनवरी 1993 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने मॉस्को में स्टार्ट 2 संधि पर हस्ताक्षर किए। स्टार्ट जो कि परमाणु हथियारों में 2/3 कटौती करने से संबंधित संधि थी। इस दौरान दोनों राष्ट्रों ने परमाणु हथियारों में कटौती के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। निशस्त्रीकरण समझौते से दोनों संबंधों के मध्य शीत युद्ध के जो काल में कटता थी, उससे दोनों देश उसको भूल करके दोनों देश अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक संबंधों को मजबूत करने की ओर दोनों देशों ने अपने रिश्तों को सुदृढ़ किया। लेकिन वर्तमान में जहां व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रसिया या रूस पश्चिमी एशिया के देशों और क्रीमिया विवाद में जिस तरीके से रूस ने अपनी भूमिका अदा की है, उससे संयुक्त राज्य और रूस के मध्य संबंधों में तनाव की स्थिति देखी जाती है। लेकिन एक तरफ रूस का झुकाव नाटो की तरफ बढ़ा भी है। तो वर्तमान जो समय है उसमें रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़्यादा तनाव दिखाई नहीं देता है,
क्योंकि आज संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी है वो रूस नहीं, वो चीन है। रूस और भारत, रूस जो कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, सोवियत संघ के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध थे और शीत युद्ध के दौर में दुनिया में सोवियत संघ ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत को निरंतर सहायता प्रदान की। अगस्त 1971 में भारत सोवियत संघ मित्रता संधि, तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक दृष्टि से भारत की विजय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकती है। सोवियत संघ और भारत की निरंतर मधुर संबंध रहे। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने 1993 में भारत की यात्रा की। उन्नीस में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की रूस यात्रा से प्रतिरक्षा, रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों की कई बाधाएं दूर हुईं। भारत रूस से सबसे ज़्यादा मिलिट्री का सामान, डिफेंस का सामान आयात करता है। भारत रूस के लिए सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का आयातक देश है। सुखोई 30 विमान भी रूस ने भारत को प्रदान किए हैं। 2000 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा, फिर उसके बाद पश्चात राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा 2004, मनमोहन सिंह की 2005 में रूस यात्रा। इस प्रकार से रूस और भारत की जो विभिन्न यात्राएं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक दूसरे को सहयोग का आश्वासन, अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की यात्रा पर गए हैं और वर्तमान में जो भारत और चीन के मध्य तनाव की स्थिति है उसमें रूस ने भारत को सामरिक जो सामान है उसको प्रदान करने की कोशिश की है और भारत को पूर्ण आश्वस्त किया है कि भारत और जो चीन है उसके मामले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का दोनों देशों से पहल की है कि दोनों देश शांतिपूर्ण ढंग से आपसी सीमा विवाद को सुलझाएं। वर्तमान में भारत और रूस के संबंध सुदृढ़ दिखाई देते हैं। रूस और भारत ब्रिक्स के देश हैं। इससे दोनों देशों के आर्थिक विकास के लिए ब्रिक्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। रूस और चीन, सोवियत संघ और चीन दोनों साम्यवादी देश थे, लेकिन 1960 के दशक में रूस और चीन में तनावपूर्ण स्थिति का दौर चला और रूस और चीन में सीमा विवाद भी हुआ और जिसमें कई बार सीमा विवाद में सैनिक मुठभेड़ का कारण भी बना। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस ने चीन से
अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। और राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने दिसंबर 1992 में चीन की यात्रा की। 21 सूत्री संयुक्त घोषणा में कहा गया कि चीन व रूस एक दूसरे को मित्र मानते हैं और वे हथियारों से लेकर परमाणु ऊर्जा तक के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग करेंगे। रूस और चीन में 16 जुलाई 2001 को नई मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। रूस और चीन में स्पेशल जो फ्रेंडशिप है, विशेष मित्रता जो व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में दिखाई देती है, जिसमें ट्रांस साइबेरियन गैस पाइपलाइन और चीन और रूस के मध्य गैस पाइपलाइन के माध्यम से, ऑयल पाइपलाइन के माध्यम से दोनों देश एक दूसरे का आर्थिक विकास कर रहे हैं। रूस और चीन में वर्तमान में संबंध तनावपूर्ण नहीं हैं और सामान्य संबंध कहे जा सकते हैं। रूस और जापान की उत्तरी सीमा के 4 टापुओं पर, जो कुरिल टापुओं के नाम से जाने जाते हैं, द्वितीय महायुद्ध के बाद सोवियत संघ ने अमेरिका की सहमति से उन पर कब्जा कर लिया था। कुरिल टापुओं का जो विवाद है वो रूस और जापान के मध्य है, लेकिन रूस और जापान दोनों ने ही 1997 में मित्रता के मार्ग की ओर उन्मुख हुए। सितंबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जापान की यात्रा की और जापान ने पुतिन के समक्ष कुरिल द्वीपों पर अपनी संप्रभुता का आग्रह किया। लेकिन पुतिन ने कहा कि कुरिल द्वीपों के मुद्दे को फिलहाल स्थगित करके हमें मैत्री संधि करनी चाहिए, लेकिन जापान इसके लिए तैयार नहीं था। वर्तमान समय में भी चूंकि जापान अमेरिका से जापान की रणनीतिक साझेदारी है, तो रूस का झुकाव चीन की ओर दिखाई देता है। हालांकि रूस और जापान में कुरिल द्वीपों के टापू के विवाद के अलावा और कोई बड़ा विवाद नहीं है। तो इस तरीके से रूस के जो अन्य देशों के संबंध से ये स्पष्ट होता है कि रूस वर्तमान में शांतिपूर्ण तरीके से अपने देश का विकास कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन अपने देश को सुपर पावर, रूस को सुपर पावर बनाने की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद। बस इतना ही, आप इसको अध्ययन करें और थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर्स का सहारा ले सकते हैं। करंट में आप नई चीज़ अपडेट कर सकते हैं। जितना आप करंट्स को पढ़ेंगे और आप प्रत्येक देश की विदेश नीति को ईजी वे में समझ सकते हैं। धन्यवाद।